हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग फैमिली ऑफ नीटेक्स। बच्चों मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों आज हम लोग गरज सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं विद अवर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज एवोल्यूशन। और बच्चों आज एवोल्यूशन का हमारा सेशन नंबर 3 है। पिछले कुछ सेशन में बच्चों हम लोग ने बात की है कि व्हाट इज एवोल्यूशन, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ में पहली बार लाइफ कैसे आया। बच्चों हमने ये तक डिस्कस किया जो पुराने जमाने के थियोलॉजिस्ट थे, जो पुराने जमाने के फिलोसोफर थे, उन्होंने एवोल्यूशन और ओरिजिन के लाइफ के बारे में क्या सोचा, क्या थियोरीज दिए। और फाइनली बच्चों ये सब ट्रेस करते करते हमने कुछ काफी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन भी देखा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा बच्चों ओपैरन और हैल्डेन का थियोरी, हमने उसका प्रूफ भी देखा थ्रू यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट। और बच्चों लास्ट सेशन में हमने तो काफी सारे एविडेंसेस देखे फॉर द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हमने देखा कि कैसे हमें बहुत सारे अलग अलग जानवर जैसे डायनासोर उनके फॉसिल मिले हैं। हमने देखा कि कैसे ये फॉसिल्स हमें एक फैमिली ट्री बनाने में मदद करते हैं फॉर डायनासोर्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग एक जानवर जो इस दुनिया में अभी है भी नहीं। और ऐसे कई ज्यादा जानवर थे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर एक नहीं था, देयर वर ट्राइसेराटॉप्स, देयर वर ट्राइरानोसोरस रेक्स, देयर वाज ब्रांकियोसॉरस, देयर वाज बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चों, इतने सारे टाइप के डायनासोर्स थे। और वो एक्सटिंक्ट हो गए इससे पहले कि ह्यूमन अर्थ में आए। अभी भी हम बच्चों उन्हें कैसे समझ पाते हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाई कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। हमने ये भी देखा बच्चों कि कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स, इनमें सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी से हम एवोल्यूशन समझ सकते हैं। द एग्जाम्पल बीइंग द होमोलॉगस एंड द एनालॉगस ऑर्गन्स। और आज हम लोग फाइनली और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल के टुकड़े के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर एवोल्यूशन इतने सालों से चल रहा है तो क्या हम अपनी आंखों से अपने लाइफ स्पैन में एवोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। और बच्चों ये जो इंटरेस्ट है ना अपने दिमाग में कि वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू सी एवोल्यूशन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, ये सिर्फ हम में नहीं था बच्चों, इट वाज देयर इन साइंटिस्ट सच एज डार्विन एज वेल। डार्विन ने भी बच्चों सोचा था, उसने जब अपना वॉयज खत्म किया और फाइनली आके बच्चों यूके में सेटल किया, व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड ब्रीडिंग पिजन्स। पिजन्स, वो पिजन्स ब्रीड करने लगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि हमारा इफेक्ट भी हमें समझे कि ह्यूमन का इफेक्ट क्या है एवोल्यूशन पे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन के ऊपर क्या कोई इफेक्ट है, क्या हमारे कारण भी एवोल्यूशन हो सकता है। सो यही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऐसा समझ लो बच्चों काइंडा हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए विदाउट फर्दर डिले, बैलेंस भी रेगेन कर लिया बच्चों मैंने, टेंशन मतलब नहीं गिरा मैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस टेक अ लुक एट दी टॉपिक्स फॉर टुडे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों हमारे पास है आज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि हमारे कारण भी भाई साहब नेचर में बहुत कुछ होता है। ठीक है, दूध के धुले नहीं है बच्चों हम लोग, हमारे कारण भी बहुत कुछ हो चुका है। एवोल्यूशन एक्सटिंक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल, जिसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से देखेंगे। और बच्चों जैसे कि मैं जब होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन पढ़ा रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो जब हम लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास उसके एक्चुअली काफी सारे लाइव एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल द अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस पिक अप आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, और थोड़ा और डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक विच इज एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। इसमें बच्चों मैं आप लोगों को काफी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी दूंगा जिससे आप खुद रिलेट कर पाओगे, हाँ सर ये तो हमने भी देखा है, ये होते हुए हमने भी एक्सपीरियंस किया है। और जब आप ये फील करोगे ना बच्चों कि हमने भी ये होते हुए देखा है, हमने भी ये फील किया है, यू विल बिकम मोर श्योर ऑफ योरसेल्फ कि हाँ एवोल्यूशन ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये एक स्टोरी है बच्चों, और स्टोरी यही कहता है कि काफी सारे साइंटिस्ट और डार्विन समान लोगों ने भी वंडर किया, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज अपॉन एवोल्यूशन। ठीक है,
सो बेसिकली बच्चों हम लोग ये जानना चाहते थे कि इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एवोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इसको समझने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल आता है वो इंग्लैंड से आता है बच्चों, फ्रॉम द ब्रिटिश आइलैंड से आता है बच्चों। जो काफी सारे इंडस्ट्रियल सिटीज है आज, मतलब जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में ना बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड काफी ज्यादा एक्सिलरेट हो गया था। तो अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे कि लंदन हो गया, बर्मिंगम हो गया बच्चों, कोवेंट्री हो गया, ठीक है, मैनचेस्टर हो गया, ये सारे जो सिटीज है ना बच्चों ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज हुए थे। तो इससे पहले कि बच्चों वर्ल्ड वॉर के कारण एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड हो, उससे पहले हमने 1850 के अराउंड एक ट्रेंड देखा था। ठीक है, तो अराउंड 1850s in England, it was observed that in many cities the population of white peppered moth was much greater than black peppered moth। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, 1850s के आसपास जब हम लोग ने इन मॉथ्स को स्टडी किया तो ये है ब्लैक पेपर्ड मॉथ और ये है व्हाइट पेपर्ड मॉथ। इनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा था और इनका पॉपुलेशन काफी कम था बच्चों इंग्लैंड में। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ साल बाद ये जो सर्वे है, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इसको आगे बढ़ाया एंड बच्चों अराउंड 1950s similar survey of cities in England after industrial revolution। अब बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन revealed that the population of black peppered moth increased exponentially, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया बच्चों, increased exponentially while the white peppered moth, जो white peppered moth है बच्चों, ये white वाला peppered moth almost disappeared। ठीक है, तो बच्चों जो ये बड़े बड़े शहर है लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इसमें क्या हमें दिखा बच्चों कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ है इसकी प्रजाति कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने क्या देखा बच्चों, सॉरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले व्हाइट पेपर्ड मॉथ की प्रजाति बहुत ज्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सडनली ब्लैक पेपर्ड मॉथ की प्रजाति बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखो ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि समथिंग हैपेंड बिटवीन 1850s एंड 1950s जिसने इस स्पीशीज के सर्वाइवल रेट को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। कुछ तो ऐसा हुआ था बच्चों जिसके कारण, किसी तो रीजन के कारण ब्लैक आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटर सर्वाइव कर पाए और व्हाइट वाले बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, अब बच्चों इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं कि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के ही रूरल एरियाज का मतलब है जो गांव वाव जो होता है बच्चों इंग्लैंड के, जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, जहां पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, तो जो रूरल फार्म एरियाज है ना बच्चों, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो आपको व्हाइट पेपर्ड मॉथ के ही प्रजाति ज्यादा दिखे। ठीक है,
सो बच्चों जबकि बाकी सारे सिटीज में आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लैक पेपर मॉथ बढ़ गए थे, रूरल एरियाज में ट्रेंड अभी भी वही था कि व्हाइट पेपर्ड मॉथ की प्रजाति ज्यादा थी और ब्लैक पेपर्ड मॉथ जो है वो ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे। ठीक है, सो इवन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in rural areas of England, the population of white peppered moth was significantly greater than ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ठीक है, क्या था बच्चों? सिग्निफिकेंटली ग्रेटर था देन दी ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हर जगह व्हाइट ब्लैक से ज्यादा थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रीज वाले सिटीज थे वहां पे ब्लैक ज्यादा था और व्हाइट कम था। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी व्हाइट ज्यादा था और ब्लैक कम था बच्चों। ठीक है, सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स विच वेर ऑब्जर्व्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, सवाल ये उठता है बच्चों, क्यों? वाई वॉज दिस ट्रेंड ऑब्जर्व्ड? इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक टाइम पे एक कलर का मॉथ ज्यादा था, दूसरे टाइम पे दूसरे कलर का मॉथ ज्यादा है? सो दिस वाज प्रिटी मच वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, और इसको समझने के लिए ही बच्चों हम लोगों ने इनको फर्दर एग्जामिन किया कि क्या रीजन हो सकता है बच्चों जिसके कारण एक पेपर्ड मॉथ एक एरिया में बेटर सर्वाइव कर रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और दूसरा मॉथ, दूसरे कलर का मॉथ दूसरे एरिया में बेटर सर्वाइव कर रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन वैसे देखा जाए तो बड़ा ही सरल है। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या कि सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि एक मॉथ का पॉपुलेशन कम क्यों होगा? जब उसको प्रेडेटर ज्यादा खाएंगे तो वो जल्दी मरेंगे। और अगर बच्चों हमारे पास दो कलर के मॉथ है, और समझ लो बर्ड्स जो मॉथ्स को खा लेते हैं बच्चों, ये मॉथ्स बेसिकली बटरफ्लाई की तरह ही होते हैं। तो इन ये लोग बच्चों ट्रीज के ऊपर रेस्ट करते हैं, तो जो मॉथ दिखेगा बर्ड उसको खा लेगा। जिस कलर का मॉथ इजीली विजिबल है बर्ड उसी को खाएगा, तो उसका पॉपुलेशन कम होते जाएगा। और दूसरा जो कलर का मॉथ है जिसको बर्ड नहीं खा रहा है उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन लोगों ने यही दिया बच्चों कि प्रेडेटर जिसको देख सकता है वो उसी को खाएगा, उसी को खाएगा तो उसका पॉपुलेशन कम होते जाएगा। इसका मतलब है बच्चों डिफरेंस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद है वो यही है कि किस कलर के मॉथ को एडवांटेज मिल रहा है, कौन से कलर का मॉथ इजीली दिख पा रहा है और कौन से कलर का मॉथ इजीली नहीं दिख पा रहा है। ये हम लोग समझ लेते हैं, नोट्स भी बनाते हैं बच्चों साथ ही साथ। चलिए, ठीक है, सो द एक्सप्लेनेशन जो दिया गया बच्चों, द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ, द एक्सप्लेनेशन put forward was that predators will prey on the moth which is easily visible। ठीक है, क्या बोला बच्चों? प्रेडेटर्स उन्हीं मॉथ के ऊपर हमला करेंगे जो हमारे लिए इजीली विजिबल होता है, दैट विल बी अटैक्ड एंड ईटन बाय द प्रेडेटर्स। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको समझने के लिए हम लोग को दो तीन चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों मॉथ्स जो होते हैं ना, दे रेस्ट ऑन ट्री बार्क्स। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों मॉथ्स? वो लोग ट्री बार्क्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं एक ट्री बना लेता हूं, सॉरी।
मॉथ्स क्या करते हैं बोला बच्चों मैंने, ट्री बार्क्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्री बना लिया बच्चों हमने। ओके, ठीक है, थोड़ा अच्छा सुंदर सा ड्राइंग बना लेता हूं बच्चों, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों हमारा ट्री, थोड़ा घना पेड़। ओके, ये हो गया बच्चों हमारे ट्री का बार्क, राइट, ठीक है, दिस इज द ट्री बार्क। ओके, अब बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले पोल्यूशन बहुत ही कम था। तो हम यहां पे लिस्ट करते जाते हैं बच्चों, तो क्या डिफरेंसेस थे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले तो देख ले बच्चों, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लेस पोल्यूशन, लेस या फिर नो पोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं होता था बच्चों, कोई फैक्ट्रीज नहीं थे, कोई फैक्ट्रीज के चिमनी नहीं थे जो गंदा पोल्यूटेड धुआं एटमॉस्फेयर में छोड़ते जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा क्या देखा बच्चों हमने, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पोल्यूशन न होने के कारण लाइकेंस, लाइकेंस ग्रीव ऑन ट्री बार्क्स। अब बच्चों लाइकन एक बहुत ही सुंदर सिम्बायोटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक एनिमल्स बोल रहा, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ अल्गी। अब बच्चों जहां पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे लाइकेंस ट्री के ऊपर, स्टोन के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप बच्चों फॉरेस्ट एरियाज वगैरह में भी जाओ जहां पे बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं है, यू विल इजीली ऑब्जर्व दैट लाइकेंस आर ग्रोइंग ऑन ट्री बार्क, स्टोन्स एक्सेट्रा। बहुत इजीली ग्रोथ है, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही लाइट कलर के होते हैं। तो बच्चों अब क्या हुआ, ये लाइट कलर के जो लाइकेंस है ना बच्चों, दे स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन दिस ट्री बार्क्स। तो देखो बच्चों लाइकेंस ग्रो होने लगे यहां वहां, ठीक है, जो लाइकेंस जो है बच्चों क्या होने लगे, ये ग्रो होने लगे, ठीक है, क्या होने लगे बच्चों, लाइकेंस ग्रो होने लगे, ठीक है। सो लाइकेंस स्टार्टेड टू ग्रो ऑन दी ट्री बार्क्स, ठीक है, क्या होने लगा बच्चों, ट्री बार्क के ऊपर लाइकेंस ग्रो करने लगे, ठीक है। अगर ट्री बार्क के ऊपर लाइकेन ग्रो करने लगे तो फिर क्या हुआ बच्चों, दी दी कलर ऑफ दी ट्री बार्क्स वॉज लाइट। लाइकेन ग्रो होने के कारण ट्री बार्क्स का कलर बहुत ही लाइट था बच्चों, ठीक है। अब इस लाइट बैकग्राउंड में, जैसे कि अभी यहां पे देख लो बच्चों, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट देख लो जहां पे बिल्कुल आपको व्हाइटिश व्हाइटिश सा दिख रहा है, ठीक है। इस व्हाइटिश व्हाइटिश में बच्चों यहां पे एक व्हाइट पेपर्ड मॉथ है, जिसको देखने में आपको थोड़ा सा बच्चों आपको तकलीफ होने वाला है, क्योंकि ये अपने बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज हो चुका है। तो ऐसे ही इमेजिन करके देखो बच्चों, अगर आप प्रेडेटर हो, इमेजिन कर लो जो प्रेडेटर हो आप लोग, ठीक है, आपको बच्चों ऐसा एक वाइट कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड दिख रहा है, ये जो ऐसा नीचे है, आधे से जो नीचे है, आपको कौन सा पेपर्ड मॉथ इजीली दिखेगा बच्चों, देखो ये काला वाला, काला वाला पेपर्ड मॉथ दिखने में बहुत ही आसानी से दिख रहा है बच्चों, ये व्हाइट बैकग्राउंड में, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में, लेकिन ये जो व्हाइट वाला पेपर्ड मॉथ है छुप गया है। तो यही हुआ बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, कि दी व्हाइट मॉथ camouflaged and the predators mainly preyed upon black peppered moth, ठीक है। सो इस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में ना बच्चों, ठीक है,
इस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में व्हाइट पेपर्ड मॉथ तो दिख ही नहीं रहा था बच्चों। देखो मैंने व्हाइट पेपर्ड मॉथ बनाया है, ठीक है, और होपफुली इस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड बहुत ही लाइट दिख रहा होगा, एकदम छुप चुका है बच्चों, ठीक है। और जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ है बच्चों, वो बिल्कुल निखर के बाहर आ रहे थे बच्चों, इजीली दिख रहे थे, ठीक है। तो तरीके से धुलाई हुई होगी बच्चों ब्लैक पेपर्ड मॉथ की, ठीक है, क्योंकि व्हाइट वाले तो दिख नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक है। जिस रीजन के कारण बच्चों प्रेडेटर्स ने सिर्फ किसको पकड़ के मार के खाया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वालों को खाया, व्हाइट वालों को छोड़ दिया। अब बच्चों पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, सो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एक बार लिख लेता बच्चों, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद बच्चों ये हुआ कि पूरा ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए बच्चों, सब कुछ ही बदल गया बच्चों, जिंदगी बदल गई इन मौत की, ठीक है। तो ये वक्त जज्बात क्यों बदले बच्चों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आए बड़े बड़े इंडस्ट्री। जब ये ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री आए तो इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े चिमनी थे, बड़े बड़े चिमनी से बहुत धुआं बाहर आया, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर आया बच्चों। इन पोल्यूशन के कारण बच्चों एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होने लगा, काफी ही बढ़ने लगा, ठीक है। सो पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज्ड। अगर बच्चों सब लोग लाइकेन के बारे में कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट जानते हैं तो ये सभी जानते हैं बच्चों कि लाइकेन्स पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, लाइकेन्स डिसअपियर्ड। और बच्चों अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, वहां पे अपन लोग पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ कोल के ऊपर डिपेंड करते थे। आज भी बच्चों अगर आप लोग ऐसे कोई भी शहर से चले जाओ, फॉर एग्जांपल मेरे पापा चंद्रपुर नाम के एक सिटी में, महाराष्ट्र के एक सिटी में काम करते थे जहां पे पावर प्लांट्स थे, ठीक है। और वहां से जब वो आते थे ना बच्चों घर, उनके शर्ट के ऊपर, व्हाइट शर्ट के ऊपर ऐसे बहुत ऐसे माइन्यूट ब्लैक ब्लैक डस्ट रहता था बच्चों। और वो डस्ट क्या है, कोल डस्ट है। जब भी हम कोल्स को जलाते हैं टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, वहां पे काफी ज्यादा, उस एरिया में काफी ज्यादा कोल डस्ट हुआ करता है बच्चों। और ये जो कोल डस्ट है ये भी ट्री के बार्क्स के ऊपर सेटल हो गया था बच्चों, ठीक है। सो कोल डस्ट सेटल्ड अपॉन ट्री बार्क्स। तो अब क्या हुआ बच्चों कि the color of tree barks became dark। क्या हो गया बच्चों, became dark। now predators could easily spot white moth and black moths got camouflaged। ब्लैक मॉथ्स को क्या हो गया बच्चों, केमोफ्लाज हो गए, छुप गए बच्चों, ठीक है। अब प्रेडेटर्स इजीली किसको देख पा रहे थे बच्चों, प्रेडेटर्स इजीली देख पा रहे थे हमारे व्हाइट मॉथ्स को, और ब्लैक मॉथ्स क्या हो गए बच्चों, ब्लैक मॉथ्स छुप गए। तो कुछ ऐसा हुआ होगा बच्चों, ये कोल डस्ट पूरा सेटल हो गया, जिसके कारण अब जो है ट्री का बार्क बहुत ज्यादा काला हो गया था बच्चों, बहुत डार्क हो गया था, ठीक है। लाइकेन भी हो गए बच्चों गायब। तो जो ट्री का बार्क है बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, डार्क कलर के हो गए। तो देखो बच्चों डार्क कलर में अब व्हाइट मॉथ बिल्कुल निखर के दिख रहा है और ब्लैक मॉथ काइंडा छुप चुका है बच्चों, ठीक है। ब्लैक मॉथ काइंडा क्या हो चुका है, छुप चुका है, लेकिन व्हाइट मॉथ बहुत इजीली कॉन्ट्रास्टिंगली नजर आ रहा है बच्चों, कंपेयर टू हाउ इट वाज हिडन बिफोर।
इस रीजन के कारण क्या हुआ बच्चों, प्रेडेटर ने पकड़ पकड़ के सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वालों को खाया और ब्लैक वालों को छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे देखो ब्लैक मॉथ बना देता हूं बच्चों मैं। ठीक है, तो ब्लैक मॉथ काइंडा हिडन है बच्चों, काइंडा। ठीक है, लेकिन अब बच्चों आप लोग इजीली व्हाइट मॉथ को स्पॉट कर लोगे, बहुत इजीली कंपेयर टू द ब्लैक मॉथ। आप तो व्हाइट मॉथ को कुछ ज्यादा ही स्पॉट कर दोगे। तो प्रेडेटर ने किसको पकड़ के खाया बच्चों, अभी व्हाइट मॉथ को पकड़ के खाया। ठीक है, और बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में नहीं बने, तो रूरल एरिया में अभी भी पेड़ पे लाइकेंस थे, अभी भी पेड़ का कलर लाइट था, जिसके कारण रूरल एरिया में व्हाइट मॉथ अभी भी सेलेक्ट हो रहे थे, मतलब वो बच जा रहे थे और ब्लैक मॉथ को खाया जा रहा था। इसीलिए बच्चों साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक लंबे समय गुजरने के बाद प्रेडेटर ने सिटीज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में व्हाइट मॉथ को खाते खाते उनको खत्म कर दिया था, सिर्फ ब्लैक मॉथ बच गए थे। और बच्चों रूरल एरियाज में उन्होंने ब्लैक मॉथ को खा खा के खत्म कर दिया था, सिर्फ व्हाइट मॉथ बच गए थे। तो आज भी इंग्लैंड में दोनों प्रकार के मॉथ दिखते हैं, व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ। लेकिन व्हाइट मॉथ सीमित रह गए रूरल एरिया तक, ब्लैक मॉथ सीमित रह गए इंडस्ट्रियल एरिया तक। ये व्हाइट मॉथ रूरल से इंडस्ट्री में अगर आता तो वो उसको मार देते, ब्लैक मॉथ अगर इंडस्ट्रियल एरिया से रूरल में जाता तो मार देते। तो ये अपने अपने जगह पे सीमित रह गए। अब इतना लंबा समय जब गया कि ये दो वैरायटीज दो अलग अलग जगह पे है, तो इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ये लोग आइसोलेटेड थे। तो आज हमें क्या पता चला है बच्चों कि अगर हमने इनको साथ में भी रख दिया आज, तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये दो अलग अलग स्पीशीज बन चुके हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, हम जिम्मेदार है। हमने इंडस्ट्री बनाया, हमने पोल्यूशन फैलाया। हम अगर नहीं होते तो शायद यही होता बच्चों कि ब्लैक पूरे ही गायब हो जाते, सारे ही मर जाते और व्हाइट ही हर जगह बचता। लेकिन हमने इंडस्ट्री बनाया, हमने पोल्यूशन फैलाया, जिसके कारण दोनों सरवाइव कर पाए, ब्लैक और व्हाइट, बस अलग अलग एरिया में। तो बच्चों ये तो हमारे एक्शन के कारण एवोल्यूशन और डार्विन भैया का नेचुरल सिलेक्शन होते हुए हमने देखा है। बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये दोनों अभी अलग अलग स्पीशीज हो चुके हैं। हम लोग ब्लैक वाला जो बच्चों पेपर्ड मॉथ है ना, उसका साइंटिफिक नेम है बिस्टन कार्बोनारिया। ठीक है, और जो व्हाइट वाला पेपर्ड मॉथ है उसका नाम है बिस्टन बेट्यूलारिया। एंड नाउ दे हैव बिकम टू अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज। ऑलराइट, तो ये एक सुपर इंटरेस्टिंग टेक अवे था बच्चों फ्रॉम दिस होल स्टोरी ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कि कैसे हमारे हरकतों के कारण और हमारे ही बच्चों एक्टिविटीज के कारण दो पेपर्ड मॉथ का सिलेक्शन अलग अलग एरियाज में हमने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और बच्चों याद रखना, ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है बच्चों जो हमारे कारण एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बच्चों ऐसे एवोल्यूशन की बात करें जो कि हमारे एक्टिविटीज के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, एवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हमारे एक्टिविटी के कारण जो भी एवोल्यूशन के प्रोसेस होते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं बच्चों एवोल्यूशन होते हुए हमारे एक्टिविटीज के कारण, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। दूसरे एग्जाम्पल तो बच्चों हमने डे टू डे लाइफ में फेस किया होगा। हम कितना ज्यादा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा यूज करते हैं। तुम बोलोगे सर हमने कहा क्या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, आप करते होंगे, हम नहीं करते। अरे बच्चों आप लोग भी करते हो, आप लोग सही में बच्चों इतना ज्यादा मॉर्टीन यूज करते हो। हम सब इतना ज्यादा मॉर्टीन यूज करते हैं, इतना ज्यादा बच्चों इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। अब बच्चों करे तो करे क्या, घर में इतने सारे मच्छर आ रहे हैं, तो हम लोग बच्चों पूरा बॉटल निकाल के हर जगह हमने मॉर्टीन मार दिया, इंसेक्टिसाइड मार दिया। हमने इसका इतना ओवर यूज किया है कि बच्चों 99% मच्छर मर गए। अब उसमें एक आध मच्छर रह गया था बच्चों जो इससे इम्यून था, जो इससे रेजिस्टेंट था। अब बच्चों बाकी सारे मच्छर मरने लगे, बस वही मच्छर सरवाइव करने लगा
जो कि इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट था, वही रिप्रोड्यूस किया, उसी के और कॉपीज बने जो खुद भी पैदा होते होते इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट थे। और आज बच्चों ये ही टाइप के मच्छर मोर्टीन मारने से बच्चों घर पे ऑल आउट लगाओ, ऑल आउट के ऊपर बैठे रहते हैं हिम्मत करके। ये किसके एक्टिविटीज के कारण हुआ? हमारे एक्टिविटीज के कारण हुआ। ठीक है, ऑल राइट। सो इट हैज ओनली रिजल्टेड इन एवोल्यूशन of resistant varieties in much lesser time. This is also true for microbes against which we employ antibiotics. Antibiotics के overuse से ना बच्चों antibiotic resistant bacteria आ रहे हैं, for example MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus, जो antibiotic देने से भी नहीं मरता है बच्चों। ठीक है, अगेंस्ट मतलब ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल के खिलाफ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, hence resistant organism cells are appearing in a time scale of months or years, not centuries. हम जो बोलते थे बच्चों कि एवोल्यूशन होने में बच्चों सालों लग जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे, कहां? हमारे एक्शन के कारण ये टाइमलाइन भी एक्सेलरेट हो चुका है, काफी एक्सेलरेट हो चुका है बच्चों। These example of evolution by anthropogenic action, anthropogenic action मतलब हमारे एक्शन, हमारे कारण। This also tells us that evolution is not a directed process. Very important lines from NCERT. Very important lines. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है बच्चों। क्यों है? इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से भी हो सकता है, हमारे एक्टिविटीज से भी। इससे हमें यह भी पता लगता है कि एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, अर्थात एवोल्यूशन प्री डिटरमाइंड नहीं है बच्चों। पहले से कहीं नहीं लिखा है कि भाई साहब ये मरने वाला है, ये इवॉल्व होने वाला है ना। क्योंकि बच्चों अगर ऐसा लिखा हुआ होता, किस नेचर ने, किसने प्रेडिक्ट किया था कि इंसान के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आएगा कि हमें एक बिल्डिंग बना के इसमें कोयला जना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहिए? कहां, कौन प्रेडिक्ट कर सकता था बच्चों ये? और वही छोड़ो, जब कोई इंडस्ट्री लगा रहा था बच्चों, जब कोई पहली बार फैक्ट्री बना रहा था, उसके दिमाग में ये था क्या बच्चों कि मैं फैक्ट्री बना के ना मौत का सिलेक्शन कराऊंगा? उनको तो शायद पता भी नहीं होगा बच्चों कि व्हाइट मौत और ब्लैक मौत करके मौत भी हुआ करते थे। दिस वॉज सो रैंडम, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, अर्थात ये प्री डिटरमाइंड नहीं है। हमें नहीं पता है कि एवोल्यूशन का आउटकम क्या होगा। हर एक सेकेंड हमारे अराउंड चेंजेस के कारण ऑर्गेनिज्म को इतना फर्क पड़ सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, या फिर वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। ठीक है, इट इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस। वाह क्या अंग्रेजी है बच्चों, मजा आ गया। ठीक है, इट इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों? इट इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ रैंडम प्रोसेस बच्चों, एनसीईआरटी के लाइंस हैं। बेस्ड अपॉन अ चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अर्थात ये एक रैंडम प्रोसेस है जिसके कारण नेचर में कुछ आ जाए, बाढ़ आ जाए बच्चों। फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक एरप्शन के कारण पूरा का पूरा नक्शा बदल जाता है एक एरिया का, उसके कारण कुछ ऑर्गेनिज्म गायब हो जाते हैं, कुछ नए ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बच्चों। तो अगर हमारे नेचर में कुछ हुआ तो उसके कारण ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है। ऑर्गेनिज्म को कुछ हुआ तो वो एग्जिस्टिंग नेचर में एकदम बच्चों बाहुबली बन जाता है। ठीक है बच्चों, एकदम मैं वीक सा हूं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, खाने पीने के लिए नहीं लड़ पा रहा हूं दूसरों से, एकदम से म्यूटेशन के कारण बच्चों मेरे अंदर थॉर जितनी शक्ति आ गई, तो बच्चों पटक पटक के पीट के सबको मैं अच्छे से खाना खा पाऊंगा। एग्जाम्पल है बच्चों, सही में नहीं होगा, एक म्यूटेशन के कारण थॉर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा अगर किसी को म्यूटेशन के कारण किसी ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज मिले तो वो तो उस जगह का डोमिनेंट स्पीशीज बन जाएगा ना बच्चों। तो वैसे ही कोई भी चांस म्यूटेशन के कारण और चांस इवेंट इन नेचर के कारण पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जिंदगी का नक्शा बदल सकता है बच्चों, याद रखना। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, क्यूट सा डायनासोर, ओके, बोल रहा है टॉपिक खत्म हो चुका है। ऑल राइट,
अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, सो अडेप्टिव रेडिएशन भी ऐसा एक टॉपिक है बच्चों जहां पे हम लोगों ने होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स देखा था। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स को ना बच्चों हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग जानवरों में स्टडी किया। तो हमारे पास बच्चों लिटरल प्रूफ्स है रिगार्डिंग एनिमल्स जो एक स्पेसिफिक टाइप के एवोल्यूशन के कारण होमोलॉगस ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। और बच्चों गेस हु डिस्कवर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, एब्सोल्युटली राइट, डार्विन भैया ने किया था बच्चों। सो लेट अस टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स और द एविडेंसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब बच्चों डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड की शहर पे निकला था, ठीक है, तो बच्चों एचएमएस बिगल में बढ़िया घूम रहा था इधर उधर। तो जब वो फाइनली बच्चों उसमें ही उसने बहुत सारे अलग अलग एनवायरनमेंट देखे थे, अलग अलग बच्चों जो कंट्रीज गया उसने विजिट किया, तो उसने बहुत ह्यूज एनिमल्स का डाइवर्सिटी देखा। उसने लिटरली वॉल्केनिक एरप्शंस को फील किया, उसको होते हुए देखा, या वॉल्केनिक एरप्शंस जिस साइट पे हुआ उनके बारे उनको देखा बच्चों। उसने बेसिकली अर्थक्वेक फील किया अपने लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसने देखा कि कैसा नेचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ उसको इतने सारे प्रकार के एनिमल्स देखने को मिले, एस्पेशली व्हेन ही फाइनली अराइव टू दी गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जैसे कि मैंने बोला बच्चों इक्वेटर पे है। इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉल्ड एज इक्वेडोर। ठीक है, तो इक्वेडोर में जब बच्चों ये गैलापागोस आइलैंड में घूम रहा था तो इट इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। आज भी बच्चों अगर आप लोग साउथ अमेरिका के टूरिस्ट स्पॉट देखोगे तो गैलापागोस आइलैंड इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स देयर। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड जो बच्चों वेस्ट इंडीज जैसे आपको पता होगा ऑन दी अदर साइड, और दूसरे साइड ऑफ साउथ अमेरिका पे है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो जब वो घूम रहा था तो वहां पे वो काफी सारे नेटिव लोगों से भी बात कर रहा था जो उन आइलैंड्स पे या इक्वेडोर में रहते थे। और उन्होंने भी अपने अपने ऑब्जर्वेशंस डार्विन को बताया। उन्होंने बोला कि आप ये जो छोटा सा ब्लैक बर्ड देख पा रहे हो ना, जिसको अपन लोग फिंच बोलते थे, वो नेटिव लोगों ने डार्विन को समझाया कि आप इस गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग आइलैंड में जाके देखो, इनमें इनके बहुत सारे आपको अलग अलग वैरायटी दिखेंगे। और उतना ही नहीं, वहां के जो नेटिव रेसिडेंट्स थे उन्होंने डार्विन को यह भी समझाया कि इतने जो अलग अलग प्रकार के फिंचेस है ना, उनका शरीर और उनके बीक का साइज और उनके बीक का शेप उनके अराउंड के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फिंच ऐसे कोई जगह पे रहता है जहां पे खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नट्स प्रेजेंट है, तो उनका बीक मोटा और चौड़ा है बच्चों और स्ट्रांग है ताकि वो उस नट को तोड़ पाए। अगर बच्चों वो ऐसे कोई जगह पे रहते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ धरती के अंदर वर्म्स है खाने के लिए, तो उनके पास पॉइंटेड और क्रुकड बीक्स थे। छोटा बीक उनके पास था, जो छोटे नट्स खाते थे। थोड़ा सा बच्चों लंबा और सॉफ्ट बीक था जो कैक्टस के फ्लावर्स को खाते थे ताकि बच्चों थॉर्न से उनको कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बीक्स और उनके अराउंड के हैबिटेट के ऑब्जर्वेशन नेटिव्स ने डार्विन को बताए। तो डार्विन ने भी यही रियलाइज किया कि ये सारे जो फिंचेस आज प्रेजेंट है ये एक ही किसी पूर्वज से आए हैं, और अपने एनवायरनमेंट के कारण इनमें चेंजेस आने लगे। और इनमें से कुछ चेंजेस कुछ फिंचेस को एडवांटेज दिए और कुछ चेंजेस कुछ फिंचेस को डिसएडवांटेज दिए। जिनको डिसएडवांटेज मिला वो गायब हो गए, जिनको एडवांटेज मिला वो वहीं रह गए। इसलिए अलग अलग प्रकार के फिंचेस जो अपने हैबिटेट के लिए बिल्कुल बेस्ट थे वो अपने अपने हैबिटेट में रह गए। और इसलिए आज जब हम इन सारे फिंचेस को देखते हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैबिटेट में पले बड़े इवॉल्व हुए हैं, वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। सब जिन जरूरतों में ग्रो हुए हैं। हम नहीं बोलते क्या बच्चों कि हमने बहुत कठिनाइयां देखी है जिंदगी में, मेरी कठिनाई तुम समझ नहीं सकते हो, जिस हालातों में मैं पला बड़ा हूं उसने मुझे आज ऐसा बनाया। बोलते कि नहीं बोलते? मूवीज में भी डायलॉग यूज होता है। सिमिलरली हर एक फिंच के जिंदगी का कठिनाई और हैबिटेट बहुत अलग था। उन हैबिटेट और उन कठिनाइयों ने फिंच को बहुत ही एक अलग तरीके से अडेप्टेशन दिए, अलग तरीके से मोल्ड किया। और आज अलग अलग फिंच जैसे हैं उनको उनके हैबिटेट ने बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली
Darwin, during his expedition of the Galapagos Island, observed that there are many different varieties of finches in different islands with different beak shape. ठीक है, this is one of the best example of divergent evolution, also called as adaptive रेडिएशन. क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? अडेप्टिव रेडिएशन बुलाएंगे. चलिए आपको मैं अडेप्टिव रेडिएशन समझाता हूं. ये कोई बच्चों एक एरिया है, ठीक है. ये एरिया में एक स्पीशीज एग्जिस्ट करते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको समझ लो बच्चों स्पीशीज ए नाम दे देता हूं. ठीक है, ऑल राइट. अब बच्चों इस स्पीशीज का जो पॉपुलेशन था, जिसमें समझ लो बच्चों 500, 600, 700 एनिमल्स रहते थे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे. तो बच्चों आसपास ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स थे. चलो बच्चों यहां पे मैं ना 5 हैबिटेट बना देता हूं. ये 5 आइलैंड की तरह समझ लो बच्चों. जो ये एरिया था उसमें उसके आसपास 5 आइलैंड थे. एक आइलैंड में बच्चों बहुत सारे लेक्स थे. एक आइलैंड में खाने के लिए बहुत सारे नट्स थे. एक आइलैंड में खाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नट्स या सीड्स थे. एक आइलैंड में खाने के लिए सिर्फ वर्म्स थे, दैट टू इन ट्री बार्क. ट्री बार्क के अंदर वर्म्स और कीड़े थे, इंसेक्ट्स थे. ठीक है. और एक में काफी सारे वर्म्स थे, ज्यादा ट्री भी नहीं था, घास वास था, तो वर्म्स इन ग्राउंड थे. तो बच्चों एक पॉपुलेशन ऑफ दिस ओरिजिनल ए वाला जो स्पीशीज है, यहां पे पहुंच गया, इसको A1 बुलाएंगे. यहां पे पहुंच गया, इसको A2 बुलाएंगे. यहां पे पहुंच गया, इसको A3 बुलाएंगे. यहां पे पहुंच गया, इसको A4 बुलाएंगे. यहां पे पहुंच गया, इसको A5 बुलाएंगे. ठीक है, अलग अलग जगहों पे पहुंच गए. अब बच्चों ये अपने अपने जगह स्ट्रगल करने लगे, जो भी चीज है वहां पे खाने के लिए. तो बीच बीच में ये लोग जब खाना खा के रिप्रोड्यूस कर रहे थे, बीच बीच में ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स आ रहे थे जो दूसरों से थोड़े अलग थे. अब बच्चों लेक वाले हैबिटेट में ऐसा एक फिंच पैदा हुआ जिसका बीक हल्का सा लंबा था. ठीक है, और उसके जो क्लॉज थे वो थोड़े से ज्यादा शार्प थे. अब बच्चों वो फिंच ज्यादा बेटर सरवाइव करने लगा, क्योंकि अपने शार्प और क्लॉज और लंबे बीक के कारण ये मछलियों को पकड़ने लगा, ज्यादा आसानी से पकड़ने लगा. तो इसी ने सबसे ज्यादा खाना खाया, इसी ने सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस किया, और इसके समान दिखने वाले और प्रोजिनी आते गए. धीरे धीरे इसके समान दिखने वाले जैसे जैसे और प्रोजिनी आते गए, वो दूसरों के मुकाबले काफी अच्छा खाना खा पा रहे थे, जिसके कारण वो दूसरों के मुकाबले काफी अच्छा सरवाइव कर रहे थे. और आज अगर जाके देखोगे तो यहाँ के जो सारे बर्ड्स हैं उनके पास लंबे बीक्स और शार्प क्लॉज है. नट्स वाली जगह पे बच्चों वहां पे मोटे मोटे बीक वाले आपको बर्ड्स मिलेंगे. आज सीड वाले जगह पे छोटे छोटे बीक्स मिलेंगे. ट्री बार्क वाले वुड पेकर समान बच्चों एकदम भी लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक मिलेगा बच्चों आप लोगों को. और वर्म्स इन ग्राउंड वाले के क्रूकड बीक्स मिलेंगे.
इसके एक्चुअल एग्जाम्पल्स मैं लाया हूं बच्चों, लेकिन अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण, जबकि ये लोग एक ही पूर्वज से आए थे, ये बहुत बदल गए बच्चों एक दूसरे से। तो इसीलिए ये लोग खाने की तलाश में अलग अलग जगह पे रेडिएट हुए और अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट कर लिए। इसी को हम लोग बुलाते हैं बच्चों अडेप्टिव रेडिएशन। क्या बुलाते हैं बच्चों? अडेप्टिव रेडिएशन बुलाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व दीज फिंचेस, दिस इज अ कैक्टस फिंच बच्चों। कैक्टस फिंच को अगर आप लोग देखोगे, सॉफ्ट सा बीक है बच्चों इसका, जिसके कारण इसको थॉर्न से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, कैसा है बच्चों? थॉर्न से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, ये वुड पेकर बच्चों फिंच है, एकदम शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक है बच्चों। देखिए एकदम ही शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक है इसका। ठीक है, ताकि बच्चों ये वुड पे गड्ढा मार पाए और वर्म्स पकड़ पाए। लार्ज ग्राउंड फिंच बच्चों लार्ज नट्स खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? लार्ज ग्राउंड फिंच ईट्स लार्ज नट्स, बड़े बड़े नट्स, अखरोट समान। तोड़ने के लिए बच्चों इनको काफी मोटा और इतना बड़ा बीक दिया है, ताकि बच्चों अगर इसके समान बीक होता तो बड़े बड़े नट्स खाते खाते इसके तो बीक टूट जाते हैं बच्चों। ये स्मॉल ट्री फिंच सीड खाता है। तो देखो बच्चों कितना छोटा सा प्यारा सा बीक है इसका। ये सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं, और आज देखिए बच्चों इनमें कितना ज्यादा फर्क है। यही बोलता है बच्चों डार्विन का अडेप्टिव रेडिएशन का थियरी, कि ये सब अलग क्यों हुए। ये सब अलग अपनी हालातों के वजह से, अपने हैबिटेट के वजह से अलग हुए। ऑलराइट, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल फॉर अडेप्टिव रेडिएशन इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, सो अनदर एग्जाम्पल of adaptive radiation are the Australian marsupials। ठीक है, अब हुआ क्या था बच्चों? सबसे पहले तो ये जानो कि मार्सुपियल होते क्या है। मैमल्स के 3 मेजर टाइप होते हैं। पहले होते हैं यूथेरियंस, ठीक है। दूसरे होते हैं मार्सुपियल्स, और तीसरे होते हैं हमारे प्लेसेंटल्स। ठीक है, यूथेरियंस, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स। इन तीनों में फर्क क्या है बच्चों? जो हमारे यूथेरियंस होते हैं वो ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। जी हां बच्चों, देयर आर मैमल्स जो अंडे देते हैं। तो यूथेरियंस क्या होते हैं बच्चों? एग लेइंग होते हैं। मार्सुपियल्स क्या करते हैं बच्चों? ये लोग बहुत ही प्रीमेच्योर बेबी पैदा करते हैं, बहुत ही ज्यादा। कंगारू का बच्चा जेलीबीन के साइज का होता है। सो यंग वंस डेवलप इन पाउच। ये इतना प्रीमेच्योर बेबी पैदा करके इनके पास एक पाउच होता है, उस पाउच में डाल देते हैं, आगे का डेवलपमेंट पाउच में होता है। प्लेसेंटल में बच्चों कंप्लीट डेवलपमेंट बॉडी के अंदर वूम्ब में होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट इन मदर्स वूम्ब, जिसमें उनको पूरा खाना पीना प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ठीक है, किसके थ्रू मिलता है बच्चों? प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, इसलिए इनको प्लेसेंटल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों हमारा प्लैटिपस, जो अभी भी अंडे देता है। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? कंगारू हो जाएगा, जो थैले में बच्चे को लेके घूमता है। और प्लेसेंटल में बच्चों, चलो अपन लोग अपना एग्जाम्पल है टाइगर। टाइगर इज अ प्लेसेंटल, ठीक है। ब्लू व्हेल इज अ प्लेसेंटल, ठीक है। अब बच्चों इंटरेस्टिंगली इस दुनिया का 2/3 मार्सुपियल, इस दुनिया में जितने मार्सुपियल है उसका 2/3 इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत वैरायटी है बच्चों, कंगारू नहीं है, बहुत वैरायटी है। अब हुआ क्या करता था बच्चों, मैं थोड़ा सा गंदा ड्राइंग बनाने वाला हूं, ठीक है, बुरा मत मानना। एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था बच्चों, ठीक है।
और इसका भी एक हिस्सा था बच्चों, मतलब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यूरेशिया, गोंडवाना नाम का एक बड़ा ह्यूज कॉन्टिनेंट था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका सब साथ में थे बच्चों, सब। ठीक है, अब बच्चों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने लगे, बड़े बड़े अर्थक्वेक्स होने लगे, और ये सारे जो पार्ट्स है ये अलग होने लगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मार्सुपियल है, इसके एंसेस्टर सबसे पहले टाइप के मार्सुपियल नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका के थ्रू ये साउथ अमेरिका में गए, साउथ अमेरिका के थ्रू ये यूरोप, एंटार्क्टिका और एशिया में गए, और एशिया और एंटार्क्टिका से ऑस्ट्रेलिया में आए। ठीक है, ऑल राइट। अब बच्चों ये सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण अलग हो गए। नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, एशिया अलग हो गया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया साथ में नीचे आए, फिर वो दोनों में भी ब्रेकअप हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया में काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्सुपियल्स रह गए थे, शुरू शुरू के अर्ली मार्सुपियल रह गए थे। ठीक है, अब बच्चों एशिया में जितने मार्सुपियल है वो उसी समय पे ये प्लेसेंटल मैमल भी आ गए थे, इनके साथ वो कंपीट नहीं कर पाए, तो एशिया, यूरोप और एंटार्क्टिका में ये सारे मर गए। बहुत थोड़े से मार्सुपियल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रह गए, मोस्टली साउथ अमेरिका में। लेकिन बच्चों ऑस्ट्रेलिया जो था वहां पे मार्सुपियल के अलावा दूसरे जानवर बहुत कम थे। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन ही कम था, कंपटीशन ही कम था, तो ये मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में जितने अलग अलग टाइप के हैबिटेट है सब में फैले और सरवाइव भी किए बच्चों। उनको ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो अलग अलग हैबिटेट में इनको कोई ज्यादा प्रेडेटर भी नहीं मिला, तो आराम से सरवाइव कर पाए। एशिया और यूरोप ऐसा नहीं था, एंटार्क्टिका तो इतना ठंडा था वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, लेकिन एशिया और यूरोप में इतने सारे रेप्टाइल, इतने सारे टाइप के बच्चों, रेप्टाइल स्पेशली और दूसरे टाइप के मैमल्स जैसे कि प्लेसेंटल, उनके सामने तो कोई स्कोप ही नहीं था प्लेसेंटल मार्सुपियल का बचना। ऑस्ट्रेलिया में फ्री हैंड मिला, मजे किए, इतने अलग अलग हैबिटेट में फैल गए बच्चों कि हमें आज इतने सारे अलग अलग टाइप के मार्सुपियल मिलते हैं। वी हैव दी, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे ही ये लोग बेस्ट सरवाइव कर पाए। हमें मिलता है कंगारू, ठीक है, हमें मिलता है दी टैस्मेनियन टाइगर वुल्फ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास है टाइगर कैट, ठीक है, टाइगर कैट, ओके। इसके अलावा बच्चों ये एंटीटर है, इसको मार्सुपियल एंटीटर या नुम्बैट बुलाते हैं बच्चों, ठीक है, इट इज अ मार्सुपियल एंटीटर, ठीक है। अब बच्चों ऐसा माना जाता है कंगारू ऐसे जगह पे इवॉल्व किया जहां पे बहुत सारे डिचेस थे, डिचेस का मतलब बहुत सारे गड्ढे थे, टॉल शर्प्स थे, तो ये लोग बच्चों इन डिचेस विचेस में जाते जाते ना बच्चों ये लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे कंगारू बेटर सरवाइव कर पा रहे थे जो इन डिचेस से कूद सके, और इसलिए बच्चों इनके पैर ऐसे हो गए, खुद खुद के चलते बच्चों आज भी। ये नुम्बैट ऐसे एक जगह पे इवॉल्व हुआ जहां पे खाने के लिए सिर्फ एंट था, तो ये एंटीटर बन गया बच्चों। इसके अलावा ये है बच्चों मार्सुपियल रैट, ये जमीन के अंदर रहता है बच्चों क्योंकि वही हैबिटेट में पला बड़ा है, ये गड्ढे खोद के अंदर जाता है बच्चों, इसका नाम है वुम्बैट। इन सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है, याद रखना दिस इज एक्सटिंक्ट, ठीक है। इन सब में लेकिन एक चीज कॉमन है बच्चों, सब अपने बच्चों को थैले में रखते हैं, पाउच में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये तो हो गया है हमारा बैंडिकूट, मार्सुपियल माउस, मार्सुपियल माउस है बच्चों ये बैंडिकूट, ठीक है। ये है बच्चों पेड़ पे लटकने वाला कोआला बेर, ये है मार्सुपियल मोल जो अंधा होता है और जमीन के नीचे रहता है बच्चों, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है बच्चों हमारा शुगर ग्लाइडर, ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका, शुगर ग्लाइडर है, ठीक है।
ये सब अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं, ये इन सबका सिमिलरिटी है, लेकिन इनमें से कोई भी देखो बच्चों एक दूसरे से कितना अलग दिखते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग अलग अलग हैबिटेट में इवॉल्व हुए। तो मार्सुपियल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ऑफ एन अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, सिमिलरली बच्चों ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट अलग हुआ बच्चों, ठीक है, अगेन अगर बच्चों इस क्लास को कोई भी ऑस्ट्रेलियन देख रहा है या ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का इतना गंदा मैप बनाया, बस समझाने के पर्पस से बना रहा हूं, तो अपॉलॉजीज इन एडवांस। ठीक है, लेकिन जब बच्चों ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना से, इंडिया से और अंटार्कटिका से अलग हुआ, तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया आज भी एज अ कॉन्टिनेंट इज वेरी वेरी डाइवर्स, इट हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स आज भी प्रेजेंट है बच्चों। कहीं पे बच्चों यहाँ पे एकदम ही सुंदर सी है, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया में रेन फॉरेस्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया में पाइन फॉरेस्ट, सब कुछ अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो पहली बार जब बच्चों यहाँ पे मार्सुपियल आया, ये है पहला मार्सुपियल, ठीक है, ये पहला मार्सुपियल खाने की तलाश में अलग अलग हैबिटेट में गया। तो यहाँ पे कहीं पे कंगारू बन गया ये रहते रहते, कहीं पे ये बैंडिकूट बन गया, कहीं रहते रहते बच्चों ये वुम्बैट बन गया, कहीं रहते रहते नुम्बैट बन गया, कहीं रहते रहते शुगर ग्लाइडर बन गया, कहीं रहते रहते टैस्मेनियन वुल्फ बन गया। अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से ये अलग अलग जानवर बन गया। लेकिन बच्चों आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि बच्चों यहां पे हमारा मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में अकेले कंप्लीटली नहीं था, कुछ और प्लेसेंटल मैमल्स भी यहां पे थे, और इनके तरह ही बच्चों इन प्लेसेंटल मैमल ने भी सिमिलर हैबिटेट में अलग अलग जगह रेडिएट हो गए। तो अगर बच्चों दो अलग अलग एंसेस्टर के जानवर सेम टाइम पे अडेप्टिव रेडिएशन दिखा के उनके अलग अलग प्रकार एक ही एनवायरनमेंट में पहुंच जाए, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन दिखा के सिमिलर एनवायरनमेंट में अगर पहुंच जाए, तो बच्चों इसको हम लोग बुलाते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अर्थात कि ये दोनों सिमिलर जगह पे ही पहुंच गए हैं अडेप्टिव रेडिएशन दिखा के। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स also show convergent evolution। अब देखो बच्चों, समझ लो इस हैबिटेट की मैं बात कर रहा हूं, इसकी तो अलग अलग पूर्वज के जो वैरायटी है वो सेम जगह पे पहुंचे, तो दोनों को सेम हैबिटेट मिला, तो दोनों के अडेप्टेशन कैसे रहेंगे बच्चों, सिमिलर रहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये क्या था बच्चों, ये हमारा मार्सुपियल मोल है, और ये एक इस साइड जो हमारे लेफ्ट साइड हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में बच्चों, सारे मार्सुपियल राइट साइड में, सारे प्लेसेंटल लेफ्ट साइड में। हमारे जो फोटोज है उसमें सारे मार्सुपियल लेफ्ट साइड है और सारे प्लेसेंटल राइट साइड है। तो बच्चों देखो, ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों ही मिलते हैं, मार्सुपियल मोल भी मिलता है और नेकेड मोल रैट भी मिलते हैं। ये दोनों के पूर्वज अलग अलग है, लेकिन दोनों के अडेप्टेशन सेम है। इनके बच्चों पूरा जो है ऑलमोस्ट डीमेलानाइज्ड बॉडी होता है, क्योंकि जमीन के अंदर ही रहते, धूप में आते ही नहीं है बच्चों। ये तो अंधा है बच्चों पूरा, इसका भी आईसाइट बहुत ही पुअर है, शार्प दांत है गड्ढे खोदने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। ये बच्चों मार्सुपियल एंटीटर है जिसका नाम है नुम्बैट, ये प्लेसेंटल एंटीटर है। दोनों ही आपको बच्चों ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, जबकि दोनों के पूर्वज अलग अलग है। दोनों का अडेप्टेशन ये है बच्चों कि दोनों के पास लंबे लंबे टंग होते हैं, ताकि ये लोग बच्चों एंट हिल से एंट को खा सके। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, तो ये मार्सुपियल माउस है, दैट इज द बैंडिकूट है बच्चों। ये
ये अपना नॉर्मल माउस है, दोनों के ही कान बड़े बड़े होते हैं बच्चों, दोनों ही बच्चों काफी फास्ट भागते हैं, बरोइंग होते हैं, काफी बच्चों जमीन के आसपास ही रहते हैं। ये ट्री के ऊपर भागने वाले, ट्री के ऊपर रहने वाले, ये एक मार्सुपियल, ये एक प्लेसेंटल। मार्सुपियल का नाम है बच्चों स्पॉटेड कस्कस। ये बच्चों ट्री के ऊपर रहने वाली जिंदगी के लिए अडेप्टेड है। सिमिलरली आपको ऑस्ट्रेलिया में लेमूर भी मिलेंगे। लेमूर अपने प्रजाति वाले बच्चों, प्राइमेटा में आते हैं, अपने बंदर वाले खानदान से है बच्चों। ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये भी ट्री के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद बच्चों ये था हमारा शुगर ग्लाइडर। शुगर ग्लाइडर एक स्क्विरल है बच्चों, ठीक है। और बच्चों दोनों के पास ऐसा एक फ्लैप ऑफ स्किन है, जिसके कारण बच्चों ये लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते हैं और ऐसा पूरा अपना हाथ खोल लेते हैं और ग्लाइड करते करते दूसरे पेड़ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये शुगर ग्लाइडर है। तो ये क्या है बच्चों, सॉरी, ये है फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। ये कौन है भाई साहब, ये है हमारा टाइगर कैट, जो एक मार्सुपियल है। सिमिलरली बच्चों ये है बॉब कैट। बॉब कैट भी सिमिलर है बच्चों, सिमिलर ही इनके पास बच्चों दांत है शार्प शार्प, ठीक है। छोटे मोटे चूहे हुए खा लेते हैं। ये एक मार्सुपियल है और दूसरा प्लेसेंटल है बच्चों, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रजाति, दो अलग अलग एंसेस्टर के जानवर सिमिलर अडेप्टेशन दिखा रहे हैं, जबकि बच्चों क्योंकि ये लोग सिमिलर हैबिटेट में इवॉल्व किए हैं। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, द कंपैरिजन बिटवीन द प्लेसेंटल मैमल एंड द मार्सुपियल मैमल, एंड ऑल्सो द मार्सुपियल रेडिएशन, ठीक है बच्चों। फोटोज के साथ हमने बहुत ही आसानी से ये सारे चीजों को देख लिया है। आपको बस एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के जो दो डायग्राम है, अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे हाँ, आखिरी रह गया है, ये है बच्चों हमारा वुल्फ। यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है। वुल्फ इज अ प्लेसेंटल मैमल बच्चों, और ये है टास्मेनियन वुल्फ, टास्मेनियन वुल्फ। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बच्चों, लेकिन ये एक मार्सुपियल है, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट अबाउट द अडेप्टिव रेडिएशन एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है बच्चों। स्टोरी बहुत अच्छे से प्यार से आगे बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। और एवोल्यूशन को समझने के लिए ना बच्चों आपको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। याद रखना बच्चों, आप इंटरेस्ट के बिना आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी आवर्स डेडिकेट कर लो, विदाउट इंटरेस्ट यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर फील्ड। और बच्चों नीटेक्स में मेरा पढ़ाने का तरीका तो यही है बच्चों, कि मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी कि आपको एक्चुअली उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में इंटरेस्ट आए। इसलिए भले ही हम धीरे आगे बढ़े बच्चों, हम समझ के, हम इंटरेस्ट क्रिएट करके ही आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, विद दैट नोट आई विल एंड टुडे सेशन बच्चा लो, ठीक है। हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में देखा, ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ का सिलेक्शन, और अडेप्टिव रेडिएशन भी देखा बच्चों, जहां पे हमने फिंचस का और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपके कोई डाउट्स है या कमेंट है रिगार्डिंग द लेक्चर, प्लीज फील फ्री टू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बच्चों यू कैन प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग, शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, यू हैव बीन लवली इन पोरिंग योर सपोर्ट, और आपके मैसेजेस हमेशा पढ़ के मुझे अच्छे लगते हैं। कीप इट अप बच्चों, यही जो हमारा एवोल्यूशन का, बायोलॉजी का, जूलॉजी का सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे बच्चों। टिल देन, दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।